गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बांसुर महाविद्यालय के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और बांसुर महाविद्यालय में आप लोगों का दोबारा से स्वागत है और जो नए आए हैं उनका पहली बार स्वागत है। और ये जो है सिलेबस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एमएससी प्रीवियस बॉटनी आपने एडमिशन लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका ये जो नया सफ़र है ये बहुत अच्छा रहे, अच्छे नंबरों से आप पास हो और अच्छी उन्नति करें और आगे बड़े पदों पर जाकर सुशोभित करें अपने आप को। तो यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में। हमारी ये क्लास जो है डेली आएगी आपके, एक क्लास रेगुलर आएगी अभी फिलहाल, फिर बाद में क्लासें 2 या 3 क्लासों में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब हम जो बात करेंगे आज यहाँ पर वो रहेगी हमारे सिलेबस की, कि हमें सिलेबस पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर कि हमारे पास में है 6 पेपर। ठीक है, कितने पेपर हैं? 6 पेपर हैं। ये देखो, ये आपका सिलेबस है, RRBMU का सिलेबस है ये, एमएससी प्रीवियस बॉटनी का। ठीक है, इसमें 6 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, पेपर फिफ्थ एंड पेपर सिक्स्थ। ठीक है, अभी जब आप बीएससी कर रहे थे तो बीएससी में आप लोगों के पास में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इनमें 3-3 बुक्स चलती थी, यानी कि 9 बुक्स आप पढ़ के आया हूँ वहां से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में 12 किताबें, मतलब 12 पेपर होंगे टोटल। दोनों सालों के मिलाकर 12 पेपर है। हम इनको 1 से 6 बोलते हैं, फाइनल में इनको 7 से 12 बोलते हैं। ठीक है, कितने पेपर होंगे? 6 पेपर होंगे। 6 पेपर में 2 प्रैक्टिकल होंगे। 3 ऊपर के जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनके तो होंगे आपका एक प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल इनका होगा। और 4, 5 और 6, इन 3 का होगा एक प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल कुल मिलाकर कितने प्रैक्टिकल होंगे? 2 प्रैक्टिकल होंगे। कितने होंगे भाई? 2 प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, 6 पेपर होंगे और 2 प्रैक्टिकल होंगे। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हमें करना क्या है ये हमें पहले पता होना चाहिए कि हम ये करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमें किसी गांव जाना है तो पहले उसका रास्ता मालूम होना चाहिए। और ये आपका इस क्लास को पास करने का, केवल पास करना नहीं है, इस क्लास में टॉप बनने का रास्ता है ये। 6 पेपर। ठीक है, पेपर के नाम आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। कौन सा पेपर है, पेपर का नंबर कौन सा है और नाम उसका क्या है, ये आपको रट लेना है। ठीक है, मैं कहूँगा पेपर नंबर 2 तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड साइटोजेनेटिक्स की। मैं बोलूँ आपको पेपर नंबर 5 तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की। मैं बोलूँ आपको पेपर नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट की। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आप लोग कॉपी पेन ले लो अपना और तैयार हो जाओ, इनको लिख लो, 6 के 6 पेपर। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। पेपर आपने लिख लिए होंगे। पेपर लिखने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पेपर फर्स्ट, अब यहाँ ये रहता है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर, पेपर 5, पेपर 6। ठीक है, 6 पेपर है। आप सोचोगे 6 टीचर पढ़ाएंगे, 6 टीचर नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे 3 टीचर। कितने टीचर पढ़ाएंगे? 3 टीचर। एक पर्टिकुलर हर टीचर आपको 2 पेपर पढ़ाएगा। जैसे मैं आपको 2 पेपर पढ़ाऊंगा, हो सकता है मैं आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड पढ़ाऊं, हो सकता है मैं आपको पेपर फर्स्ट और थर्ड पढ़ाऊं। ठीक है, कोई सा पेपर में पढ़ा सकता हूँ इनमें से, वो डिपेंड करता है हमारी फैकल्टीज के ऊपर। ठीक है, कि उनको कौन सा पेपर पसंद आता है। तो जिसको जो पेपर पसंद आता है या जो जिसमें ज़्यादा पारंगत होता है वो वही पेपर पढ़ाता है, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, तो ये हमारे रहेंगे 6 पेपर। पेपर के नाम क्या है? पहला पेपर है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम सेल के बारे में बात करेंगे और उसकी मोलिकुलर बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे, प्लांट की। प्लांट से रिलेटेड सारी बातें रहेंगी, क्योंकि आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो प्लांट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे, पेपर नंबर 2 रहेगा हमारा साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स वाला। ठीक है, तीसरा पेपर रहेगा हमारा बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट एंड क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, ये वाला जो कि आपने पढ़ा है एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट। अभी मैं बताऊँ कौन कौन से पेपर आपने कहाँ कहाँ पढ़े हैं। ठीक है, पेपर नंबर 4 रहेगा आपका टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, पेपर नंबर 5 आपका रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। और पेपर नंबर 6 रहेगा आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, अगर आपने अभी थोड़े दिनों में, मतलब इसी साल पास किया है,
इसी साल अगर आपने बीएससी पास किया है, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास करके आए हो, चाहे आप हरियाणा से पास करके आए हो, चाहे आप राजस्थान या अदर स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी से पास करके आए हो, ये सारे पेपर उन यूनिवर्सिटीज में चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पेपर है आपका सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी वाला, ये सेल वाला जो पेपर है, सेल वाला और साइटोलॉजी वाला, साइटोलॉजी जीनेटिक एंड साइटोजेनेटिक, ये कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर में चलता था अपने। ये पेपर जो था टोटल मिलाकर, ये 2 पेपर मिलाकर चलते थे, फर्स्ट ईयर की बुक है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो ये करना है कि आप लोगों को जो बीएससी में आपने पढ़ा है, बीएससी की जो आपके पास बुक्स होंगी, 9 बुक्स, अगर आपने वो बेच दी है तो बहुत बुरी बात है आपके लिए, क्योंकि आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इनको दोबारा से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक इधर कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ये अवेलेबल है और आपने इनको बेचा नहीं है किसी को, या किसी को नहीं दिया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये दे भी दी है तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये खरीदनी पड़ेगी वापस, क्या सर इनको खरीद के लाना है, नहीं लाना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास उसके नोट्स होंगे, या कोई भी एसेसरी जो भी आपके पास हो, कोई पासबुक आपने खरीदी हो, या कोई सीरीज अगर आप सीरीज से पढ़ के पास हो, तो कुछ भी हो आपके पास में, लेकिन ये होना चाहिए आपके पास में। क्योंकि समझने के लिए, जब आप इनको समझने बैठोगे ना इंग्लिश मीडियम में, तो फिर आपको समझने के लिए पहले हिंदी मीडियम में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको उसकी बात पकड़ने में आएगी, तब आप इधर सीख पाओगे और लिख पाओगे अच्छे से एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसी तरह से ये मोलिकुलर बायोलॉजी जो है प्लांट का मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट, ये हमारे सेकंड ईयर में चलता था, ये फर्स्ट ईयर में चलता था और ये सेकंड ईयर में चलता है। ठीक है, ये बायोलॉजी जिसको हमने एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइट की बुक्स में पढ़ी थी आपने, एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइट बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आती है। ठीक है, टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट और जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म जो है आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था, और टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी अभी आप पढ़ के आए हो थर्ड ईयर में। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ये आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। अब बताओ इसमें से क्या है जो आपने नहीं पढ़ा? सब कुछ है, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नया नहीं है, नया है तो केवल कंटेंट है इसके अंदर, बाकी सारी चीजें वही है। अब अलग अलग किताबों को मिलाकर ये सिलेबस यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है कि आपकी जो बुक्स है ना, जो भी आपके पास में बीएससी की बुक्स है, या सीनियर की बुक है, या 11th 12th की आपके पास कोई भी किताब है, तो जैसे ही हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, आप लोगों को किताब को अरेंज कर लो, आप अपनी जमा लो, एक अलमारी बना लो, और उस अलमारी में बीएससी, एक तो 11th 12th और बीएससी, ठीक है, ये किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए, रेफरेंस बुक है। क्या है ये? रेफरेंस बुक्स। ठीक है, इनमें से आपको रेफरेंस लेनी है। रेफरेंस क्या लेनी है कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक को आपको पहले इनमें से पढ़ना है समझने के लिए। क्योंकि अभी हम ये समझेंगे कि आप सब कुछ पढ़ के आए हो, और हम आपको हाई लेवल से उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हालांकि हम ऐसा करेंगे नहीं, हम आपको हमेशा लो लेवल से ही उठाएंगे, हायर लेवल पर लेके जाएंगे। हम वहीं से पढ़ाएंगे आपको सीधा 11th से ही। 11th का बेसिक बताएंगे आपको, 12th का बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद बीएससी का बेसिक बताएंगे उसी टॉपिक के अंदर, और फिर तब जाकर फिर हम आपको एमएससी का बेसिक बताएंगे। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये एमएससी में ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं, लेकिन अगर आपको जल्दी जल्दी कवर करना है चीज़ों को, जल्दी से जल्दी जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है यहाँ पर कि आप लोग एमएससी कर क्यों रहे हो, क्या होगा इसके करने के बाद में। देखो आप लोग कर रहे हो एमएससी, ठीक है, आपने कर ली बीएससी, ग्रेजुएशन हो गया, अब आप ले रहे हो एमएससी में एडमिशन ले लिया आपने, अब आप एमएससी करने चाहते हो। तो एमएससी का जो मेन फोकस, मेन जो स्टैंड है वो है क्या, कहाँ जाना है आपको? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब भी आते, अगर अभी आज आप मेरे सामने होते ना फिजिकल क्लास में, तो मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल पूछता कि आप एमएससी कर क्यों रहे हो, बताओ। तो अपने आप से वो सवाल आपको खुद को पूछना है। ठीक है, रास्ता तो मैं बता रहा हूँ आपको अभी कि आपको जाना कहाँ है, मतलब आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी मंजिल क्या है, वो मैं बताऊंगा कि आपको इस एमएससी करने के बाद में आपकी जो मंजिल है वो क्या रहेगी, क्या होगी आपकी मंजिल। ठीक है, लेकिन वो आपको अपने आप से सवाल करना है कि आपको करना क्या है एमएससी करके। एमएससी में एडमिशन तो ले लिया, तो यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी है मेरे पास में। एक वो जिनको केवल डिग्री चाहिए, ओनली डिग्री चाहिए, ठीक है,
डिग्री। ठीक है, केवल मुझे डिग्री चाहिए भैया, मुझे तो डिग्री दिला दो, बात खत्म है। एमएससी की डिग्री हो मेरे पास और मैं पीजी कहलाऊं, इतना ही चाहिए मुझे, इससे आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, दूसरे वो लोग हैं जो कि टीचर बनना चाहते हैं। दूसरे कौन से लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि जो बीएड करके आए हैं। क्या करके आए हैं? बीएड करके आए हैं। अब ये जो लोग बीएड करके आए हैं, इनके पास में बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टेट का एग्जाम देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, टेट आ जाए और चलो हम तैयारी करने चल जाएंगे। ठीक है, होती रहेगी एमएससी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे लोग हैं सेकंड ग्रेड आ जाए, हम तैयारी करेंगे भैया, नहीं पढ़ना हमें एमएससी। और तीसरे वो लोग हैं जो ना टेट करना चाहते, न सेकंड ग्रेड करना चाहते। सर मैं तो एमएससी इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट ग्रेड में लगूंगा। किस में लगूंगा? फर्स्ट ग्रेड में लगूंगा। ठीक है, यानी कि मैं कॉलेज, ये क्या नाम है, स्कूल प्रोफेसर बनूंगा। ठीक है, और चौथे वो लोग हैं, फोर्थ टाइप, जो इसी में, इसी के अंदर, इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कैटेगरी अलग है उनकी। वो चाहते हैं कि भैया जी मैं तो इन क्षेत्रों में किसी में भी नहीं जाना, मुझे ना तो मेरे पास बीएड है, ना मुझे बीएड करनी है। ठीक है, ना मुझे लाखों की भीड़ के साथ इकट्ठा होना है, मुझे तो कुछ अलग हटके करना है। तो मुझे क्या करना है? मुझे करना है रिसर्च। क्या करना है? रिसर्च। ठीक है, या फिर मुझे करना है क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। क्या बनना है? असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं तो कॉलेज लेक्चर बनूंगा, मुझे ये काम नहीं करना। कौन सा? ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टेट फेट, इनसे कोई लेना देना नहीं मुझे। मुझे बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, कौन सी वाली कैटेगरी में? ऊपर वाली कैटेगरी में, यहाँ वाली कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो आपको केवल इस एमएससी का 60% सिलेबस पढ़ना है। बहुत है आपके लिए, क्योंकि इन लोगों को केवल डिग्री की रिक्वायरमेंट है। ये उन, एक तो वो है जिसको केवल डिग्री चाहिए कि भाई मैं तो डिग्री ले लूंगा, और डिग्री लेने के बाद में मुझे कुछ नहीं करना है, अपना शादी ब्याह करना है और घर वालों को दिखाना है कि मैं पीजी पास हूँ, बस। फिर बाद में सोचूंगा क्या करना है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, तो फिर इसका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो, फिर आपको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप तो वैसे पास हो जाओगे, है ना, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो। और अगर इनमें से किसी कैटेगरी में से आप आ रहे हो, अपने आप को पहचान लो, आपको करना क्या है। ठीक है, उसी हिसाब से आप पढ़ो, उसी हिसाब से तैयारी करो, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को धोखा मत देना, अपने आप को इस चीज से धोखा मत देना कि मैं एमएससी कर रहा हूँ, अब मैं कोई बड़ा बादशाह बन जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि अब आपकी जो असली जो वो है ना लड़ाई, वो शुरू होती है यहाँ से, इसके नीचे से। ऊपर से तो कोई लड़ाई है ही नहीं। बीएड आपने कर रखी है बिल्कुल, आप, जिसने बीएड कर लिया उसके दिमाग में एक ही रहता है कि मुझे टीचर बनना है, और टीचर या थर्ड ग्रेड का बनूंगा मैं, या सेकंड ग्रेड का बनूंगा, या फिर फर्स्ट ग्रेड का बनूंगा। एमएससी हो जाएगी तो फर्स्ट ग्रेड का बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का तो मैं बीएससी करके भी बन ही रहा हूँ, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, केवल मैं फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनने के लिए ये तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तब तो आपको 60% सिलेबस पढ़ो अपना, और आराम से आप विजेता हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आगे का जो 40% सिलेबस है आपको जूलॉजी का पढ़ना पड़ेगा, अगर इस टीचर में बनना चाहते हो तो। और अगर आपको यहाँ जाना है, या तो रिसर्च में जाना है आपको, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको इसका 100% पढ़ना पड़ेगा। कितना परसेंट पढ़ना पड़ेगा? 100%। और 100% पढ़ने के लिए आपको कम से कम, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली। 4 से 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा डेली। ठीक है, ये तो है कम से कम। और अधिकतम अगर आपकी क्षमता है तो आपको चाहिए, मेरे हिसाब से, अगर अच्छा स्टूडेंट है और कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम वो देना चाहता है या रिसर्च में जाना चाहता है, तो उसको कम से कम, जब तक एमएससी चलेगी, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ने की जरूरत है। 6 से 8 घंटे डेली उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो कुछ भी हो, बहुत से बहाने, बहाने आप खुद बनाते हो, बहाने होते नहीं है। बहाने इंसान खुद से प्रिपेयर करता है। मुझे ये काम हो गया, मुझे वो काम हो गया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ये पढ़ना चाहिए था, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, घर वाले ये करते हैं, घर वाले वो करते हैं। ये सब क्या है? बहाने हैं। ठीक है, अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे 4 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, तो पढ़ना ही है। उसमें कोई कुछ भी आ जाए, भले तूफान आए, लाइट नहीं आए, कुछ भी हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, 6 से 8 घंटे मुझे डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। चाहे भले घर में लाइट नहीं हो और मुझे रात में पढ़ना है, तो मैं मोमबत्ती जला के या कुछ भी जला के पढ़ूंगा, मैं मोबाइल की बैटरी में पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना है।
अगर मेरे दिमाग में ये है तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बनूंगा, ये गारंटी से मैं लिख देता हूँ पेपर पे कि आप 100% असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चर की जॉब पाके रहोगे। अब इसको पाने का रास्ता क्या है, क्योंकि अब उस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा ना। अभी तो एमएससी तो बहुत दूर की बात है, पहले हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए। एमएससी तो हम जब करेंगे ना जब हमारा टारगेट फिक्स होगा। अब मैंने आपको 3 टारगेट बता दिया, आपको कौन सा टारगेट चूज करना है वो आप चूज करो, एज यू लाइक, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, मुझे तो आपको मेरा काम है और एमएससी की डिग्री दिलाना। अब आपको कौन सी कैटेगरी की डिग्री लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा काम केवल कितना है, मेरा काम है केवल आपको ये एमएससी वाली डिग्री दिलाना। ठीक है, ये वाली डिग्री मुझे आपको दिलानी है और ये मैं दिला दूंगा आपको बड़ी इजी वे में। और मैंने आपको उस कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, अब आप जिस भी कैटेगरी में हो, आप चाहे बीएड वाली कैटेगरी में हो सकता है आपका नहीं आया हो, क्योंकि सबकी नौकरी तो लगने वाली है नहीं। ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ मैं, सबकी सरकारी जॉब लगने वाली नहीं है, कोई कोई तो रहेगा इसी। पर मैं चाहता हूँ कि आप उनमें से ना हो, आपकी जरूर सरकारी नौकरी लगे, आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छी, ये हमारे लिए भी फायदेमंद है। हम भी कह सकेंगे कल से कि ये हमारा स्टूडेंट था और आज फला स्कूल में टीचर है। कभी आपके स्कूल में प्रैक्टिकल लेने जाऊंगा तो आप बड़ा वहाँ पर सम्मान करोगे मेरा कि सर ये हमारे सर हैं, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट है मेरे जो गवर्नमेंट टीचर है और मैं उनका प्रैक्टिकल लेके आया हूँ। ठीक है, चलो खैर वो तो दूर की बात है। तो अब एमएससी में आपने मान लो डिसाइड कर लिया कि आपको कुछ भी करना है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ, जब आप एमएससी कर रहे हो ना तो आपको इसी के साथ साथ में एक एग्जाम देना होता है जो होता है CSIR नेट, और आजकल इसे बोला जाता है NTA नेट, NTA CSIR नेट। ठीक है, ये पास करना जरूरी है। अगर आप ये पास नहीं करते हो ना तो ये जो एमएससी की डिग्री है ये वैलिड नहीं है, इट इज ए नॉन वैलिड डिग्री। ठीक है, क्या है ये, नॉन वैलिड डिग्री है, केवल ये डिग्री है बस, केवल ये काम की नहीं है कुछ भी, जब तक कि आप इस एग्जाम को पास नहीं करते हो। जब आप ये एग्जाम पास कर लेते हो तो आप रिसर्च में जा सकते हो, किस में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। और इसके बाद में आप यहाँ पर रिसर्च से आप कर सकते हो PhD कर सकते हो, PDF कर सकते हो, और भी दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, SRF कर सकते हो। ठीक है, JRF कर सकते हो, ये सब काम होंगे इसके बाद से। ठीक है, और यही डिग्री आपको मिलने के बाद में आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। क्या बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। किसके बनिस्बत, इस CSIR नेट के थ्रू। ठीक है, तो अब हमारा जो लेवल रहता है ना यहाँ पर पढ़ाने का, वो रहता है इसका, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको एमएससी तो पास करा ही देंगे, एमएससी तो पास आप हो ही जाओगे, लेकिन हमारा जो मेन मोटो होता है ना पढ़ाने का यहाँ पर, वो होता है कि आपका CSIR नेट हम निकाल के दें, आपको CSIR नेट क्लियर करवाएं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ये होता है कि अगर मेरे पास है 40 सीट, 40 बच्चे एडमिट होंगे। ठीक है, बच्चे तो 50 आएंगे, पहले 40 की सीट है अपने पास में। ठीक है, तो 40 बच्चों में से केवल 10 बच्चे जो होंगे ना वो एग्री होंगे कि सर हम नेट CSIR नेट करना चाहते हैं। बाकी जो 30 रहते हैं ना उनका तो ये काम रहता है कि सर बस डिग्री दिला दो, बात खत्म, यार कौन मगजमारी कर रहा है। तो भैया हम पढ़ाई इन 10 के लिए रहे हैं, अगर आप इस 30 की कैटेगरी में आ रहे हो ना तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो आराम से, इजी वे में। अगर आप इस 10 वाली कैटेगरी में हो ना तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो चाहते हैं कि हमें CSIR नेट की जो है सर्टिफिकेट मिले। ठीक है, तो ये तो हुई इम्पोर्टेंट बात, जो कि हमें हमारा टारगेट पहचानने के लिए बताती है कि आपको आपका टारगेट क्या है। ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है मैंने बता दिया, और आपका टारगेट क्या है। तो हमारा कैटेगरी तो आपने यहाँ से चूज कर ही ली होगी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। और अब इनमें से भी आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपका टारगेट रहेगा ये वाला। कौन सा टारगेट रहेगा भाई, ये वाला टारगेट रहेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि ये आपको लगे कि हाँ मुझे ये करना है। और अब क्या करना है आपको, अब आज ही अपने जहाँ पर आपकी डेस्क है, पढ़ने की डेस्क जहाँ बैठकर आप पढ़ते हो ना, उसके आगे मोटा मोटा CSIR नेट लिख लो, ताकि जब भी आप डेस्क पर पढ़ने के लिए बैठो ना तो आपको वो दिखे सामने। जैसे वो सामने दिखेगा तुरंत आपको पता रहेगा कि आपको ये टारगेट अचीव करना है।
और ये टारगेट अचीव कब हो सकता है? जब केवल ये टारगेट आपका अचीव हो सकता है इन 2 सालों के अंदर अंदर, 2+1 ईयर, 2 साल एमएससी के और प्लस 1 साल आपका खुद का पर्सनल स्टडी करने का। अगर इस 3 सालों में आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो कर लिया, नहीं तो भगवान भी आपको ये नेट पास नहीं करवा सकता, इसकी मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है। अब आप पूछोगे सर हम कोचिंग चल जाएंगे, फला कर लेंगे, ढीम का कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कितनी कोचिंग कर लो, आपकी मर्जी है जो कर लो। अगर आपने एमएससी के रहते हुए +1 ईयर एक्स्ट्रा लेके, आप इस ईयर को तो भूल ही जाओ कि ये कुछ है, इस एमएससी में अगर आपने इसको टारगेट को अचीव कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर इसके बाद में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर दिन नई चेंज होते हैं। इस CSIR नेट के जो एग्जाम होता है ना, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंजेस होता रहता है, तो ये बहुत मुश्किल एग्जाम होता है ना। पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता है, सीटें कम होती है, पास होना होता है। अब एग्जाम होता है क्या है, कैसे होता है, ये हम जब फिजिकल क्लास में आएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आपको आपका टारगेट बता दिया, तो अपनी जो डेस्क है उसके आगे लिख लो CSIR नेट, और अपनी जो है 6 बुक ये हैं जो मैंने आपको बता दी, 6 रजिस्टर आप अपने प्रिपेयर कर लो, और 6 रजिस्टर जो लाओ ना, एक रजिस्टर 50 रुपये वाला या 100 रुपये वाला लेके ना, अच्छा सा मोटा सा। ये क्या होगा, और वो ऐसा नहीं है कि वो रद्दड़ रजिस्टर उठा के लिए आए आप, बढ़िया पक्के जो पत्ते होते हैं जिसमें पेज अच्छे होते हैं, साफ सुथरे सुंदर पेज हो, वो रजिस्टर लेके आओ, क्योंकि ये जो रजिस्टर बनेगा ना आपका, ये बहुत लाइफ टाइम आपके काम आएगा हमेशा। कभी कहीं कॉलेज में पढ़ाने गए या किसी स्कूल में पढ़ाने गए तो यही चीज आपके काम आएगी, और कुछ काम नहीं आने वाला है। ठीक है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। काफी इधर उल जलूल की बातें हो गई है ना। आप लोग में से बहुत से तो सोच रहे होंगे कि सर क्या बताने लगे, क्या पढ़ाने आया हुआ आप हमें, ये पढ़ाने के लिए आया हो क्या यहाँ पर? तो बेटा जी ये आपका टारगेट है ना, इससे आप किसी भी तरह से नहीं भाग सकते, इस टारगेट को आपको अचीव करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं, हम सिलेबस में पढ़ेंगे क्या। ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास हमेशा, पहली जो क्लास होती है वो इतनी डरावनी होती है कि पता नहीं, जिसको रुकना होता है ना वो रुक जाता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, अब एक बात ये हो गई कि सर अब आप इंग्लिश में पढ़ाओगे या हिंदी में पढ़ाओगे ना। तो देखो मैं पढ़ाऊंगा दोनों में ही, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पढ़ने का काम हमारा किस में है, इंग्लिश में, और समझने का काम किस में है, हमारा हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी भाषी है। हम में से 100% जितने भी बच्चे आए हैं, आप लोग जितने भी हो, प्योर हिंदी मीडियम से हो। ठीक है। कोई एक आध अपवाद छोड़ दें तो आप क्या है, हिंदी मीडियम से हो। अब आपको इंग्लिश में डायरेक्ट समझ में तो कुछ आएगा नहीं, अभी मैं इंग्लिश में बोलने लगूंगा आपको समझेगा नहीं, है ना। वैसे फिल्मी इंग्लिश तो हम समझ जाते हैं जो फिल्मों में बोली जाती है, लेकिन ये जो लैंग्वेज होती है ना, टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, वो टर्मिनोलॉजी समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं। तो हमें उसको इतना सरल तरीके से पढ़ना है कि वो बिल्कुल आपको आसानी से और बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए मैं सारी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। छुपा हुआ कुछ नहीं है, कोई भी चीज हिडन नहीं है। ठीक है। आप आधे रास्ते जाकर फिर अगर इसे घबरा कर भागने की कोशिश करोगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। डरना है तो अभी डर जाओ, और लड़ना है तो अभी लड़ना शुरू कर दो। ठीक है। तो ये आज से आपकी शुरुआत है। आज बुधवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। ठीक है। लोग दुनिया में जो भी शुरुआत करते हैं लगभग बुधवार से ही करते हैं, तो हमने भी आपकी शुरुआत जो है वो बुधवार से ही करी है। 15 तारीख आज, कल हमने शुरुआत करनी थी लेकिन हमने नहीं की क्योंकि मंगलवार का दिन था। ठीक है। हम सब चीजें देख सॉरी देख कर चलते हैं कि, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति, जो भी आपकी संस्कृति है उसका उसको फॉलो करना हमारा दायित्व है। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस सिलेबस की, कि आपको करना क्या है, कौन सा किस तरह का पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो वही आपको पता है, जैसा कि आपने बीएससी में पढ़ा है कि आपके 5 यूनिट होती है, तो यहाँ पर भी यूनिट रहेंगी 5, 4 यूनिट। कितनी यूनिट? 4 यूनिट और 5 क्वेश्चन, सॉरी 4 यूनिट रहेंगी और 5 क्वेश्चन रहेंगे। 4 यूनिट और क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 5। ठीक है। अब इसमें से जो पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन होगा वो अनिवार्य होगा, और वो क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 विल कैरी 20 मार्क्स। कितने नंबर का रहेगा? 20 नंबर का। 20 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? बॉटनी में आपको पता है, बीएससी में आपने पढ़ा है, मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं हमारे, एमसीक्यू बेस, वन लाइनर आ सकते हैं, आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है।
वन वर्ड टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिल सकते हैं। ये तो रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, टोटल रहेंगे 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन कैसे रहेंगे? पहला क्वेश्चन तो अनिवार्य हो गया, और 4 यूनिट के 8 क्वेश्चन, 1 + 8, और ये 8 क्वेश्चन कहाँ से हैं? 4 यूनिट में से। 4 यूनिट में से मतलब प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन सेम वही पैटर्न है जो आपका बीएससी में पैटर्न था, सब कुछ वही है। केवल संख्या जो है यहाँ पर क्वेश्चन के मार्क कितने हो गए? ये 20 नंबर का होगा और ये 80 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें से आपको कितने करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 80 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर रहेगा 20। कितने लाने हैं? 36 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। लेकिन इनका कोई हमें लेना देना नहीं है 36 नंबर का। हमें किस चीज से लेना देना है? देखो, अगर जब तक आपके इस एमएससी में 55% नहीं बनती है, कितनी परसेंट भैया? 55%, तब तक तो ये कोई काम की है ही नहीं एमएससी। 55% नंबर जब तक आपके नहीं आ जाते, 55% से अबोव आने चाहिए, मतलब 55% भी नहीं आने चाहिए, 55% से ऊपर आने चाहिए। 55% तक अगर आपके बनता है तो ये कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके 55.1% भी बनता है तो वो थोड़ा सा काम का है आपका, मतलब आगे के लिए आप एलिजिबल हो। अदरवाइज ये 55% कोई काम की नहीं है। ठीक है ना, तो 55% तक हम खत्म है कहानी। अगर इससे नीचे अगर आपके नंबर आते हैं तो पहली बात तो इससे नीचे नंबर तो आने का कोई सवाल है ही नहीं, है ना। आप तो खुद ही इंटेलिजेंट हो, तो इससे तो ऊपर आपके नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया कि आपने बॉटनी में 4 यूनिट, हर बार 4 यूनिट पढ़ी थी और 5 क्वेश्चन किए थे। लेकिन वहां पर क्वेश्चन पेपर कितने का था? 50 नंबर का था, और यहाँ पर वही क्वेश्चन पेपर कितने का हो गया? 100 नंबर का हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो अगर आपके बॉटनी में वहां पर 20 आए थे तो यहाँ आप 40 नंबर तो वैसे आ रहे हैं आपके, है ना। ठीक है, तो ये तो हुई स्कीम की बात। अब पढ़ना क्या है इसमें हमें? देखो, पेपर फर्स्ट है अपना। ठीक है, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट, ये पेपर फर्स्ट का मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर हर टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो बेहिचक, बिना किसी दबाव के, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज करो। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपका जो भी क्वेश्चन है उसका कोई सा भी फोटो खींचो, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है उसको कॉपी पेन पे लिखो, फोटो खींचो, व्हाट्सएप करो, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, और मैं आपका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, ये नंबर है 9414864599। इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो भी सिलेबस है और जो भी कंटेंट है वो आपको मिलेगा इस वेबसाइट के ऊपर। बहुत से लोगों को तो मैंने बता रखा है, exam.a2z.in, ये आपको गूगल में सर्च करना है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी कि डीपीपी के नाम से एक फोल्डर है, आप फर्स्ट ईयर के उसमें से पेपर ढूंढ लेना, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब वो नहीं रहेंगे, पेपर बदल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो आप उनको भी सोल्व करने की कोशिश करें। और पढ़ने के लिए आप exam.a2z.in के एमएससी सेक्शन में जाएं, और एमएससी सेक्शन में आपको एमएससी प्रीवियस मिलेगा, और एमएससी प्रीवियस में आप ये पेपर खोलें, उसके अंदर आपको सारे कंटेंट मिलेंगे इस पेपर के। ठीक है, तो वहां से भी आप अपने नोट्स बना सकते हो, और हम तो आपको पढ़ाएंगे इसी, वो तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन नोट्स वहीं से बनाने हैं आपको। ठीक है, वो नोट्स है, उनको आपको लिखना है। अब आप उसको या तो एज इट इज उतार लो, या फिर अपनी भाषा में लिख लो, जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर लिखवाएंगे विषय आपको, और बताएंगे विषय, और समझाएंगे विषय कि क्या है कहानी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो डरने की तो बिल्कुल आवश्यकता हमें है ही नहीं। ठीक है बेटा, चलिए जी। तो अब आ जाते हैं हम यूनिट फर्स्ट। हमें यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? तो यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है द डायनामिक ऑफ सेल। ठीक है, डायनामिक ऑफ सेल का मतलब है डायनामिक जो है सेल का, यानी कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, उसकी गतिशीलता क्या है, सेल की गतिशीलता है, उसका आयाम, कोशिका के आयाम। अगर डायनामिक को बोलेंगे तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं आयाम। कोशिका के आयाम क्या है, या हम कह सकते हैं सीधा सीधी भाषा में कोशिका की संरचना का अध्ययन करना। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, उसका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और संगठन का अध्ययन करेंगे। ठीक है,
और वो जो सेल हम पढ़ेंगे वो कौन सी होगी, प्लांट सेल होगी। प्लांट सेल की स्ट्रक्चर और उसका संगठन, अब उस संगठन में क्या क्या चीजें आती है वो सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल टाइप, विशेष प्रकार की पादप कोशिकाएं। विशेष प्रकार की जो पादप कोशिकाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, यानी कि आपने जो टिश्यू सिस्टम पढ़ा है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम टाइप की कोशिकाएं, पेरेन्काइमा कोशिकाएं, क्लोरेन्काइमा कोशिकाएं, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं, वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल है। केमिकल फाउंडेशन पढ़ेंगे, रासायनिक प्रकृति जो होती है सेल की वो क्या होती है, और बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे कि जो जीवों के अंदर जो एनर्जी होती है वो किन किन बायोमोलिक्यूल से मिलती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा इसी का पार्ट रहेगा हमारा सेल वाल की संरचना, जो हमने फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ी थी, है ना। सेल वाल की संरचना, जिसके फंक्शन, उसका बायोजेनेसिस कैसे होता है और उसकी ग्रोथ कैसे होती है, संरचना, उसके कार्य, उसके जैविक उत्पत्ति और उसकी ग्रोथ यानी कि वृद्धि, ये हम पढ़ेंगे सेल वॉल के अंदर। उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये फर्स्ट ईयर आपको याद आ रही होगी आराम से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी भी हम संरचना, उसके मॉडल, कौन कौन से मॉडल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, साइट फॉर एटीपेज, कहाँ कहाँ पर एटीपेज एंजाइम फंक्शनल होता है, आयन कैरियर क्या होते हैं, चैनल क्या होते हैं, पंप क्या होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर स्ट्रक्चर, रोल इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर है उसके मूवमेंट में क्या रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब वृहद मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन विद गैप जंक्शन, गैप जंक्शन के साथ में इसका कंपैरिजन करेंगे, गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये रहेगा हमारा यूनिट फर्स्ट का सिलेबस, ठीक। यूनिट सेकंड पे आ जाओ, यूनिट सेकंड में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना, उसका जीनोम, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका जीन एक्सप्रेशन, कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम होता है किस प्रकार से एक्सप्रेस होता है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आरएनए एडिटिंग, आरएनए की एडिटिंग कैसे होती है। इसी के साथ साथ न्यूक्लियो क्लोरोप्लास्टिक इंटरेक्शन, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, जो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है, किस तरह से वो इंटरेक्शन करते हैं, वो यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी संरचना, उसके जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका बायोजेनेसिस, ये भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी यूनिट में प्लांट वैक्यूल हम पढ़ेंगे। प्लांट वैक्यूल में, वैक्यूल के अंदर जो है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, मतलब इसकी जो वैक्यूल होते हैं उनकी भित्ति, जो उनकी जो झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है, उसके अंदर एटीपेज किस प्रकार का होता है, उसके ट्रांसपोर्टर कैसे होते हैं, ठीक है, और वो एज ए स्टोरेज ऑर्गेनेल कैसे काम लिया जाता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के बाद में यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को, जो आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस की संरचना, उसका, उसके अंदर पाए जाने वाले छिद्रों की संरचना, न्यूक्लियोसोम का ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है, डीएनए की संरचना, ए बी एंड जेड फॉर्म ऑफ रेप्लिक फॉर्म, जो डीएनए होता है उसके ए बी और जेड फॉर्म किस प्रकार की होती है, रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसका डैमेज कैसे होता है और उसका रिपेयरिंग कैसे होती है, सेकंड ईयर में पढ़ा है हमने, ठीक है ना। रेप्लिकेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकंड ईयर में पढ़ा है, और डैमेज और रिपेयर हम यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ा था हमने, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 2 बार पढ़ा है हमने। प्लांट प्रमोटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैसे के कौन कौन से होते हैं, कैसे काम ले जाते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होती है, एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है न्यूक्लियस के अंदर, आरआरएनए का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, आरआरएनए का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल यूनिट 2 के अंदर जो टॉपिक है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से क्लीवेज करते हैं, मतलब कैसे काटते हैं वो डीएनए को, ठीक है, किस प्रकार से वो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं ये, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन मैप क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन मैप कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, और उनको हम जेनेटिक मार्कर के रूप में कैसे यूज करते हैं। आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एक टेक्निक होती है आरएफएलपी, ये वाली टेक्निक, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये टेक्निक हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या होती है, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और इनके यूज क्या होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा यूनिट 2 का, समझ में आया भाई।
यूनिट थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे हम राइबोसोम की संरचना। तो ये पूरी सेल बायोलॉजी आपकी फर्स्ट ईयर की किताब है पूरी की पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। राइबोसोम की संरचना, राइबोसोम के अंदर स्ट्रक्चर, साइट ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, साइट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या होता है राइबोसोम में, कहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म, उसका ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये प्रोटीन का हम पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांसलेशन पढ़ेंगे पूरा का पूरा। राइबोसोम की संरचना पढ़ेंगे, प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे, और उसका जो टीआरएनए है उसका रोल क्या है प्रोटीन के निर्माण में, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है प्रोटीन सॉर्टिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन सॉर्टिंग, जो कि CSIR नेट में पूछा जाता है, टारगेटिंग प्रोटीन क्या होती है और उनके ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी के अंदर सेल शेप एंड मोटिलिटी वाला टॉपिक, ये वाला, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल शेप एंड मोटिलिटी, ठीक है। इसके अंदर हम साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ते हैं, मोटर्स मूवमेंट क्या होता है ये पढ़ते हैं, इम्प्लीकेशन इन फ्लैजिलर एंड द अदर मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हम सेल शेप एंड मोटिलिटी के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि कोशिका किस प्रकार से गति करती है और गति करने के लिए उनके पास में किस तरह के जो है ऑर्गन होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से यूनिट फोर्थ है हमारे पास में, यूनिट फोर्थ के अंदर अब ये यूनिट फोर्थ का ये वाला जो सेल साइकिल एंड एपोप्टोसिस है, ये भी CSIR नेट का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, सेल साइकिल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, रोल ऑफ साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का क्या रोल है, रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, ठीक है, E2F प्रोटीन क्या होती है, साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, कैसे होता है, एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ प्रोग्राम सेल डेथ क्या होती है। हर बार एक क्वेश्चन आपका पेपर में मिलता है, हमारे पेपर में एक क्वेश्चन प्रोग्रामिंग सेल डेथ का, ठीक है। अदर सेलुलर ऑर्गेनेल क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इनके अलावा और चीज़ें क्या क्या हो सकती है जो हमने पढ़ा अभी तक, उसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ माइक्रोबॉडीज, गोल्जी बॉडी जिसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका भी हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सबसे बहुत ही ज़्यादा लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको CSIR नेट में मिलेंगे, और वो है आपकी टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको CSIR नेट में, ठीक है। फिक्स है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, सब कुछ फिक्स है CSIR नेट में, बस केवल क्वेश्चन को क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो वो है इम्यूनोटेक्निक्स इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, टू लोकेट ट्रांसक्रिप्ट इन सेल टाइप्स, फिश गिस क्या होती है, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है, ये सारा का सारा टॉपिक, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें से आता है, देखो कितना अच्छा पेपर है, CSIR नेट को क्लियर करने के लिए कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। मोटिलिटी में से कभी कभार कोई क्वेश्चन आता है, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ से पुटअप नहीं होता। मेन जो है वो है प्रोटीन सॉर्टिंग, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। राइबोसोम में से जो ट्रांसलेशन है अपना, इस ट्रांसलेशन वाले टॉपिक से, या आप बात करोगे रोल ऑफ टीआरएनए से, इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, ठीक है। ये यूनिट 3 की बात हुई। यूनिट 2 में अगर हम देखें CSIR नेट में, तो CSIR नेट के अंदर यूनिट 2 में से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे जो नीचे नीचे वाला पार्ट है अपना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इसके, 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पुटअप होते हैं, इस वाले पोर्शन से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे इसके। इसके अलावा जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है अपना, इस न्यूक्लियस वाले पोर्शन से जो प्रोमोटर वाला पार्ट है, प्रोमोटर वाला या DNA डैमेज रिपेयर वाला, इसमें से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट वैक्यूल से कभी कभार क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट में से ये जो क्वेश्चन है, न्यूक्लियो क्लोरोप्लास्टिक इंटरेक्शन, ठीक है, या RNA एडिटिंग, यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं CSIR नेट में, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ फर्स्ट पेपर, मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर, अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से हमें, इसमें से मिलेंगे हमें 5 क्वेश्चन के लगभग, ठीक है। कितने क्वेश्चन मिलेंगे भाई, 4 से लेकर 5 क्वेश्चन। अब वो पोर्शन कौन कौन सा है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पोर्शन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पोर्शन से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, और इसी के साथ इसी में जोड़ लो आप बायोकेमिकल एनर्जेटिक, ठीक है, और एक केमिकल फाउंडेशन, ये वाले 2 क्वेश्चन यहाँ से जोड़ लो, 3 क्वेश्चन इसमें से जोड़ लो,
ठीक है। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इस पेपर में इस यूनिट के से बनते हैं, फर्स्ट यूनिट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है हमारी वही फर्स्ट है। अगर आपने इस यूनिट को समझ लिया ना, इस यूनिट को ये सारी चीजें समझ ली, तो बाकी चीजें तो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। और इस पेपर का 80% पोर्शन जो है वो सेकंड पेपर में है। 80% भाग इसी पेपर का किसमें है, सेकंड पेपर में। अगर आपने फर्स्ट पेपर पढ़ लिया पूरा, तो 80% आपने सेकंड पेपर भी पढ़ लिया साथ के साथ ही। जो साइटोलॉजी वाला है, साइटोजेनेटिक्स वाला है, उसमें केवल एक जीनेटिक का पोर्शन है, वो थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपने जो यहाँ पढ़ा फर्स्ट पेपर को अगर ध्यान से पढ़ लिया तो आपके 2 पेपर क्लियर हो जाएंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेबस वाला पोर्शन। अगर अभी आपको कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का डाउट है पढ़ने से रिलेटेड, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो नोट्स जो है, जो भी नोट्स है आपको वो मिलेंगे। एक तो आपको एग्जाम A to Z साइट मैंने आपको बता दिया, एग्जाम A2Z.in पे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ऐप है माहे का, जिसे आप चला रहे हो, इस माहे ऐप के अंदर नोट्स का एक सेक्शन है। ठीक है ना, स्टडी नोट्स, उस नोट्स वाले सेक्शन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नोट्स तो यही रहेंगे जो उस वेबसाइट पर है और जो यहाँ पर है और जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इनको देखने के बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसको कैसे समझेंगे, कैसे समझ में आएंगे, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, ये बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि बस यही पढ़ना है मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है। मतलब मुझे हिंदी मीडियम किताब की जरूरत नहीं, मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, केवल इंग्लिश मीडियम की किताब ही पढ़ूंगा, इसके अलावा और कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। तो आप अपने आप से खुद से कहोगे ये बात। ठीक है, लेकिन वो कब कहोगे, जब आप साथ के साथ हमारे साथ साथ पढ़ोगे। अगर आज आपने शुरुआत की है तो मन तन मन दोनों ही लगाने, धन लगाने की जरूरत नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, केवल तन और मन दोनों से ही आपको यहाँ पर प्रेजेंस होना है। जब जब आपकी क्लास आती है, जब आपका टाइम होता है क्लास का, उसी समय पर आपको क्लास लेनी है और फिर उस क्लास को आपको रिवाइज भी करना है। केवल पढ़ने से काम नहीं है कि पढ़ लिया भाई। बीएससी जिस तरह से बीएससी की है ना, देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो मेरे पास से पढ़ के जा रहा है वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से कमजोर रहे। कमजोर का मतलब है कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करना मेरा काम है, मतलब उसको बढ़ाना मेरा काम है, ताकि आप यहाँ से जब भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने नेट क्लियर नहीं हुआ आपका 2 साल में, तो आप क्या करोगे जी, कोचिंग करोगे, कोचिंग करने जाओगे। तो भैया अगर कोचिंग करने जाओगे ना, तो उस कोचिंग वाली पढ़ाई को करने के लिए, मतलब उस चीज को सीखने के लिए पहले ये सीखना जरूरी है एमएससी का। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े हैं एमएससी, लेकिन जब वो कोचिंग करने गए तो फिर उनके होश फाख्ता उड़ गए। फिर मेरे पास फोन करके बोलते हैं कि सर वो तो पढ़ाते ही क्या है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाते हैं, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। जबकि मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़ के यहाँ से वही गए हो जो वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे यहीं पढ़ लेते तो वो आपके समझ में आ जाता, बिल्कुल सिंपल था। लेकिन आपने वो यहाँ तो पढ़ा नहीं। ठीक है ना, जैसे अभी आप डर रहे हो, अब बीएससी तो आपके पास आ गए, अब बीएससी में आपने पूरा थोड़ी पढ़ा है, आपने तो थोड़ा सा पढ़ा है, सीरीज लिया है, पढ़ लिए, पास हो गए, लिया 80% नंबर, 70% नंबर, और अपने आप को ये सोच रहे होगा मैं तो सब कुछ पढ़ के आया हूँ, है ना। तो ये कहानी बनती है, क्योंकि जब कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं ना, तो सारी चीजें याद होनी चाहिए, हर क्वेश्चन का, हर ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, तब जाकर हम सही ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। और तुक्के मारना तो फिर आपसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तन और मन दोनों आपके केवल उसी काम के लिए हों, और कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, और एक टाइम टेबल फिक्स कर लो, आज से आप नई दुनिया में, नई जिंदगी में प्रवेश कर गए हो। जब आपकी ऑफलाइन क्लास होंगी तो साथ में प्रैक्टिकल भी होंगे। ठीक है, टाइम रहेगा कॉलेज का 3 घंटे तो आपकी क्लास होगी और 3 घंटे रहेंगे प्रैक्टिकल। डेली का 6 घंटे की कॉलेज रहेगी। कितने घंटे की रहेगी, 6 घंटे की। ठीक है, अब वो 6 घंटे की कॉलेज आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। पढ़ने आओ या मत आओ, लेकिन प्रैक्टिकल करने आना जरूरी है। पहले बता रहा हूं मैं, पढ़ने आओ या मत आओ, लेकिन प्रैक्टिकल करना जरूरी है। बिना प्रैक्टिकल के आप किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी कीमत पर आगे पास हो ही नहीं सकते।
अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ओल्ड पेपर भी डाले हुए हैं, इसी वेबसाइट पर पेपर देख लेना, बिल्कुल इजी पेपर आता है। बीएससी के बच्चे को अगर हिंदी मीडियम में करके उस पेपर को दे दिया जाए तो बड़ी आसानी से कर देता है और आपसे ज़्यादा नंबर ला सकता है। अगर आप बीएससी में हो और मैं आपको वो पेपर हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके दे दूँ तो आप उस पेपर को कर दोगे। इतना इजी पेपर आता है, इतना बहुत इजी पेपर आता है। लेकिन मेन चीज़ होती है लिखना, राइटिंग स्किल। और उस राइटिंग स्किल को मतलब उसको लिखने को डेवलप करने का काम मेरा है आपका। आप उसको कैसे डेवलप करोगे, उसको कैसे डेवलप करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, लगभग पौन घंटे की क्लास हो गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दूसरे पेपर के सिलेबस के डिस्कशन के साथ में। तब तक आप लोग जो है अपनी मानसिकता को इस प्रकार से बना लें कि आपको अब एमएससी ही करनी है। मतलब अब मुझे इस एमएससी को करने के बाद में कुछ अलग करना है, कुछ रिसर्च में जाना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे नेट पास करनी है और मेरा टारगेट भी यही रहेगा। ठीक है, तो फिर आप जुड़ जाओ हमारे साथ में और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।